Hello students, welcome in the chemistry class. Today we shall discuss about chemical kinetics of second lecture. In this class we study how the rate, constant and half-life period of zero order reaction and first order reaction calculated. तो पिछला लेक्चर में आप लोग देखे थे कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी किए थे कि केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए क्या क्या चीज़ हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। जैसे हम लोग रेट लॉ लिखना सीखे थे, रेट लॉ से इक्वेशन बनाना सीखे थे, यूनिट निकाले थे nth ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के बारे में स्टडी किए थे। तो यहाँ पर जो है तो हम लोग इंटीग्रल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर का कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसका स्टडी करेंगे। तो पिछला लेक्चर से आप लोग का जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस चैप्टर में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट निकालने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए आप लोग स्क्रीन पर रेट कांस्टेंट निकालना है, हाफ लाइफ निकालना है जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। हम लोग nth ऑर्डर का भी निकालेंगे लेकिन बाद में वो क्योंकि सिलेबस के अनुसार जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर हम लोग को दिया हुआ है पढ़ने के लिए, इसलिए फोकस कर रहे हैं जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका डिफिनीशन आप लोग पढ़ चुके हैं। पिछला लेक्चर में हम लोग देखा थे जीरो ऑर्डर का रिएक्शन यहाँ से पढ़ा रहे हो पीछे वाला काट। आप लोग देखिए जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका रेट कांस्टेंट कैसे निकाला जाएगा, हाफ लाइफ रेट कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर का एक रिएक्शन हम लोग लेकर के देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक रिएक्टेंट है R, इधर बना रहा है प्रोडक्ट P। तो रिएक्टेंट R है, प्रोडक्ट P है। अब देखिएगा शुरू में इनिशियली प्रारंभ में मान लेते हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A मोल दिया हुआ है। हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन अभी जीरो है। शुरू में हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मान लिए कि A मोल दिया हुआ है। जैसे जैसे समय बीतेगा रिएक्टेंट का कुछ मोल ब्रेक करके उधर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो मान लेते हैं आफ्टर टाइम T समय के बाद देखिए अगर रिएक्टेंट का X मोल जो है ब्रेक कर गया होगा तो इधर प्रोडक्ट का जो है तो X मोल बन गया होगा। जितना रिएक्टेंट का रेट होता है उतना ही प्रोडक्ट का होता है। तो अगर X हटा रहे हैं रिएक्टेंट का तो उधर X जो है तो फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट का। कुछ समय के बाद जब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम, तो इधर बच गया होगा A माइनस एक्स और इधर बन गया है X। इक्विलिब्रियम में हम लोग देखते हैं कि रिएक्टेंट का बचा हुआ अमाउंट है A माइनस एक्स और उधर जो है बना हुआ प्रोडक्ट हमारा है X।
कोई भी रिएक्शन में इतना बात हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन शुरू में ए मान लिए हैं, प्रोडक्ट 0 था। t समय के बाद उसका x मोल हट गया, उधर x मोल बन चुका है। तो इक्विलिब्रियम में हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का बचा हुआ मात्रा है a माइनस एक्स और प्रोडक्ट बना हुआ है x। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग रेट ला लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसका रेट ला? तो पीछे पढ़े हैं कि रेट जो होता है R प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का। अब ऑर्डर हम 0 ऑर्डर का पढ़ रहे हैं रिएक्शन, इसका मतलब यहाँ पर n के जगह पर हम लोग वैल्यू बैठा देंगे 0। क्यों 0 बैठाए हैं? क्योंकि ऑर्डर 0 ऑर्डर का रिएक्शन है। R के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू एक रेट कांस्टेंट आ जाएगा, देखिए k0। अब r के पावर 0 का मतलब 1 हो गया, यानी dx बाई dt इक्वल टू हो गया k0। अगर यहाँ माइनस साइन लगा देंगे तो रिएक्टेंट का रेट होगा, प्लस साइन लगाएंगे तो प्रोडक्ट का रेट होगा। आप लोग जिसको लेना चाहें उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसको क्रॉस करें तो माइनस डी एक्स इक्वल टू के नॉट इंटू डी टी। निगेटिव साइन से अगर दोनों तरफ गुना कर दें तो इधर देखिए हो जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा माइनस, यानी डी एक्स इक्वल टू माइनस के नॉट इंटू डी टी। एक डिफरेंशियल इक्वेशन था। अब हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए डी टी बहुत छोटा समय के लिए निकाले हैं, हमको टी समय के लिए निकालना है, तो इसको जोड़ना होगा 0 से t तक। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर दे रहे हैं, डी एक्स का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट को हम कर दिया बाहर, डी टी का इंटीग्रेशन। अगर विदाउट लिमिट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लगाएंगे, और अगर लिमिट लगा देते हैं तो कॉन्स्टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी देखिए हम लोग विदाउट लिमिट इसको इंटीग्रेट किए। नेक्स्ट में आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, कॉन्स्टेंट है के नॉट, डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट मान लिए आई। इसको कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन था 0 ऑर्डर का, वो बदल चुका है इंटीग्रल इक्वेशन में। इसको और आगे सॉल्व करने के लिए कि आई का वैल्यू निकालेंगे कि आई का वैल्यू कितना है। तो आई का वैल्यू निकालने के लिए टाइम को 0 मानिए। सपोज कीजिए इफ टाइम इज इक्वल टू 0, अगर हमारा समय 0 है तो क्या कोई प्रोडक्ट बना होगा उस समय? जब हम लोग स्टार्ट किए थे रिएक्शन तो देखिए केवल रिएक्टेंट लिए थे, प्रोडक्ट के पास 0 लिखा हुआ था, इसका मतलब x का वैल्यू 0 था। तो जैसे ही टाइम को 0 लेंगे x हो जाएगा 0। अभी दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, x के जगह पर 0 बैठा दे रहे हैं, माइनस के नॉट इंटू 0 प्लस आई। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि आई इक्वल टू हो गया 0, यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू 0 आ गया। जो हम लोग टाइम को 0 ले लिए, ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कीजिए, x इक्वल टू माइनस के नॉट टी प्लस 0, तो x इक्वल टू माइनस के नॉट टी। x के जगह पर जो है ई 0 बैठाए थे, x 0 था, वहाँ से i का वैल्यू 0 आया। i का वैल्यू जो निकला उसको इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट किए। तो ये निगेटिव साइन आपको इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग जो रेट लिए हैं
और रिएक्टेंट का रेट लिया गया है। अगर प्रोडक्ट का रेट लेते हैं तो यहाँ पॉजिटिव साइन आता, तो एक्स इक्वल टू के नॉट टी इस तरह से आ जाएगा। अगर हम लोग साइन को इग्नोर कर दें, साइन केवल रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसका रेट लिया गया है। तो रिएक्टेंट का रेट लिए हैं तो निगेटिव साइन शो कर रहा है, और अगर प्रोडक्ट का लिए होते तो डायरेक्ट ऊपर ही से प्लस साइन आता हो। तो यहाँ से देखिए रेट कांस्टेंट जो है के नॉट वो आपका सामने हो गया एक्स बाई टी। तो ये जीरो ऑर्डर के रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है एक्स अपॉन टी। तो रेट कांस्टेंट जब निकाल लिए, अब इसके हेल्प से आपको निकालना है हाफ लाइफ पीरियड। देखिएगा हाफ लाइफ पीरियड इसका कैसे निकलेगा, टी हाफ तो कहते हैं हाफ लाइफ। जैसा नाम देख रहे हैं हाफ लाइफ मतलब हुआ कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को आधा करने में आपको कितना टाइम लगेगा। कोई भी रिएक्शन है उसका आधा पार्ट खत्म होने में जो टाइम लगेगा उसको कहा जाएगा हाफ लाइफ। The time required to decompose half of the concentration of reactant is called half-life period. definition देखिए, the time required to decompose half of the concentration of the reactant is called half-life period. इसको रिप्रेजेंट कर रहा है टी हाफ से, यानी टाइम जो है हमको दिखलाना होगा टी हाफ से। तो अगर टाइम हाफ पास हो चुका है, आधा समय गुजर चुका है, तो कंसंट्रेशन कितना बचेगा। जैसे एक्स जो है इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। शुरू में हम लोग कंसंट्रेशन ये माने थे, तो एक कंसंट्रेशन माने तो उसका A/2 पार्ट जो है खत्म हो चुका है और A/2 पार्ट बचा हुआ है। यही बात सामने आएगा। इस दोनों को वैल्यू को जो है रेट कांस्टेंट में बैठाते हैं हम लोग। जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट था एक्स अपॉन टी, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे A/2 और टी के जगह पर रख देंगे टी हाफ। अब उसको क्रॉस कर लीजिए तो टी हाफ करके हो जाएगा A/2 के नॉट। ये देखिए आगे आपका हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का जो होगा A/2 के नॉट के बराबर है, जहाँ के नॉट मतलब हो गया रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर का, ये था इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हम लोग दो चीज़ देखे इसमें, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हम लोग रेट कांस्टेंट निकाले के नॉट, इसके बाद जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकाले। अब इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि जीरो ऑर्डर के रिएक्शन का ग्राफ कैसा हो सकता है। तो पहला देखिए, जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग लिखे थे जीरो ऑर्डर का, तो यहाँ पर लिखाया था dx/dt = के नॉट। निगेटिव साइन देंगे तो रिएक्टेंट का, पॉजिटिव लिखे हैं तो प्रोडक्ट का। साइन केवल इंडिकेट करता है कि किसका रेट ले रहे हैं। तो dx/dt बराबर के नॉट आ रहा है। के नॉट तो आपका कांस्टेंट है,
यानी रेट जो है सब कांस्टेंट रह जा रहा है। तो इसका हम लोग ग्राफ अगर इस तरह से देखिए यहाँ पर खींचे एक्स और वाई एक्सिस लेकर के, जी सर। एक्स और वाई दो एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हम लोग मान लेते हैं टाइम ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर रेट लेते हैं। इधर एक्स एक्सिस पर टाइम है और इधर जो है रेट लिखा हुआ है dx/dt वाई एक्सिस पर। तो देख रहे हैं कि समय बढ़ रहा है फिर भी रेट जो है सो कांस्टेंट है। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा खिंचाएगा, टाइम पर डिपेंड कर रहा हो। तो हम लोग देखेंगे कि टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम बढ़ रहा है फिर भी रेट उसका जो है सो कांस्टेंट है, कांस्टेंट चेंज नहीं, रेट चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि रेट और टाइम के बीच अगर जीरो ऑर्डर का ग्राफ खींचा जाए तो इस तरह का ग्राफ देखिए आपको सामने दिखाई देगा। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग ग्राफ प्लॉट किए तो टाइम के पैरेलल एक लाइन प्राप्त हो रहा है, रेट बता रहा है कांस्टेंट है इसमें। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन से खींच करके देखें तो देखिए इंटीग्रल इक्वेशन में आपके पास एक इक्वेशन था कि k0 = x/t। रेट कांस्टेंट आया था इंटीग्रल रेट इक्वेशन में कि k0 = x/t। यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस कर दें इसको तो x आ जा रहा है k0 × t। ये इक्वेशन देखिए मैथ का एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है y = mx, जहाँ m जो है कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास दो वेरिएबल है y और x, y के जगह पर x पुट करेंगे और x के जगह पर t पुट करेंगे। तो इसके सहायता से अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, फिर से देखिए दो एक्सिस ले लिए x और y, ओरिजिन हो गया जहाँ कट किया है दोनों एक्सिस। तो y एक्सिस पर हमको रखना है x को, और देखिए x के सामने t है तो x एक्सिस पर टाइम को रखेंगे, यानी कि कंसंट्रेशन को रख दिए y एक्सिस पर, टाइम को रख दिए हैं x एक्सिस पर। अब देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये ग्राफ जो है तो ओरिजिन से होकर जाएगा, यानी यहाँ से सीधा लाइन इस टाइप से प्राप्त होगा। दो चार पॉइंट अगर ले लें हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे वैरी कर रहा है कंसंट्रेशन, तो ओरिजिन से होकर सीधे धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका रेट जो है तो बढ़ता हुआ, कंसंट्रेशन जो है तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है टाइम के साथ। तो जीरो ऑर्डर का दो टाइप का ग्राफ हो सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपको ग्राफ देख करके पूछा जा सकता है कि बताइए भाई कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो दो तरह के ग्राफ देखें जीरो ऑर्डर के लिए। ग्राफ को देख करके आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि किस ऑर्डर का रिएक्शन दिया गया है। तो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के बारे में हम लोग स्टडी किए कि जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट कैसे निकाला जाएगा, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ कैसे निकाला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना है। तो 12 बोर्ड के आधार पर देखिए तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाउ इट्स रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेटेड। इसके बाद छोटा एक न्यूमेरिकल इसमें ऐड कर सकता है। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के पढ़ने के बाद कुछ प्रॉब्लम देखें कैसे जो है तो प्रॉब्लम दे सकता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब देखिए अब आपके सामने है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के बारे में डिफिनेशन पिछला लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं। पिछला लेक्चर को अगर आप देखिए तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का डिफिनेशन आपको साफ पता चलेगा। फिर से हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि वैसे रिएक्शन जिनका रेट रिएक्टेंट के केवल एक कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता हो उसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। तो ऑल रेडियोएक्टिव रिएक्शंस होते हैं फर्स्ट
ऑर्डर के रिएक्शन, जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं उनका रेट केवल इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक्सपोनेंशियली डिके होता है। कहने का मतलब है कि पूरा कभी ख़त्म नहीं होगा, उसको पूरा ख़त्म होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। एक्सपोनेंशियली डिके करने का मतलब है कि हर बार आधा ख़त्म होगा। तो जितना कंसंट्रेशन रहेगा शुरू में उतना ही ज़्यादा रेट होता है, कंसंट्रेशन कम होते जाएगा रेट भी कम होते जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हमको निकालना है। इसके लिए फिर से देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर का। सपोज कीजिए कि रिएक्शन है, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बना रहा है। तो जैसे हम लोग पीछे चले थे वैसे ही देखिए इनिशियली अगर देखें तो इसका मान लेते हैं ए मोल है, प्रोडक्ट 0 है। टी टाइम के बाद अगर देखेंगे एक्स पार्ट इससे निकल गया, इधर एक्स पार्ट बन गया है। तो इक्विलिब्रियम जब आएगा तो बचा होगा इसका मात्रा a माइनस एक्स और इधर बन चुका है x। तो ऐसा हम लोग किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। इनिशियली मान लेते हैं मोल a है, टाइम t के बाद x पार्ट उसका ब्रेक कर गया है, बचा हुआ अमाउंट इक्विलिब्रियम में प्राप्त होगा a माइनस एक्स, प्रोडक्ट बन चुका है x। इतना करने के बाद हम लोग को लिखना होगा रेट लॉ। तो इसका हम लोग अगर रेट लॉ लिखते हैं कैसे लिखाएगा रेट लॉ? तो R प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पावर 1 रखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए वहाँ पर 1 बैठाया गया। तो यहाँ देखिए इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन बचा हुआ है a माइनस एक्स, शुरू में हम लोग लिए थे a। तो रेट जो है वो प्रोडक्ट का रेट देखते हैं तो dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल हो जाएगा a माइनस एक्स पावर 1 है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। इसी को देखिए यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का रेट लिखे हुए हैं dx बाई dt प्रोपोर्शनल a माइनस एक्स का पावर 1। और इसको अगर आगे बढ़ाइए तो dx अपॉन dt एक रेट कांस्टेंट आ जाएगा k1 और यहाँ बच गया a माइनस एक्स। अब देखिए वेरिएबल यहाँ x है तो वेरिएबल को हम लोग साथ में लाते हैं। इसको लिख सकते हैं ऐसे dx अपॉन a माइनस एक्स क्रॉस गुना कर दे रहे हैं k1 इंटू डी टी। ये हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको इंटीग्रेट अगर करते हैं हम लोग विदाउट लिमिट dx अपॉन a माइनस एक्स, ये जो है तो हम लोग लिखे हैं प्रोडक्ट का रेट। अगर रिएक्टेंट का लिखते तो नेगेटिव होता, प्रोडक्ट का लिखे हैं इसलिए पॉजिटिव है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ रहा है 1 बाई a माइनस एक्स डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग। a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस पहले आ जाएगा ln a माइनस एक्स। ln यहाँ है नेचुरल लॉग, इसको लॉग में बदलने के बाद में तो इतना बराबर हो जा रहा है। इधर भी कर दीजिए इंटीग्रेशन केवल dt का हो गया t, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दे रहा है i। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ हम लोग देखिए मैथ का फॉर्मूला यूज किए हैं 1 बाई a माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, केवल कांस्टेंट था dt का t हो गया। विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन है इसलिए कांस्टेंट बैठा दिए i। अब i का वैल्यू निकालेंगे। i का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो टाइम को हम लोग 0 मान लेंगे। इफ t इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0, यानी टाइम जैसे ही 0 लेंगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दिखा देंगे कि 0 है, कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये दोनों वैल्यू अगर यहाँ पर रखिए तो देखते हैं कि माइनस ln a माइनस 0 इक्वल टू k1 इंटू 0 प्लस i
यानी कि आई का वैल्यू आया आपके पास माइनस ln a, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकला। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है, तो माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू k1t प्लस आई के जगह पर वैल्यू कितना आया है दिखा दीजिए यहाँ, माइनस ln a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू k1t माइनस ln a। इसी को आपको सॉल्व करना है, उसको लेफ्ट ले जाइए, इसको राइट ले जाइए, चाहे केवल इसको लेफ्ट ले जाइए, आपके पास किस तरह से आ जाएगा कि ln a माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू k1t। अब देखिए log a माइनस log b का यहाँ फॉर्मूला यूज कर देंगे तो हो जाएगा log a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k1t। अब नेचुरल लॉग को हम लोग लॉग में देखिए बेस 10 में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो ln का वैल्यू होता है 2.303 log टू द बेस 10, तो a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k1t। यहाँ से रेट कांस्टेंट निकल गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर का, k1 इक्वल टू 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय t। तो ये फॉर्मूला जो आया आपका फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखिए, k1 इक्वल टू 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय t। इस फॉर्मूला का यूज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, या तो टाइम पूछे, रेट कांस्टेंट पूछे, इनिशियल कंसंट्रेशन पूछे, या अमाउंट रिमेन पूछे, हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग निकालेंगे इसका हाफ लाइफ कितना होगा। हाफ लाइफ देखिए, तो हाफ लाइफ का मतलब आप लोग पीछे देख चुके हैं कि टाइम को हम लोग कर देना होगा टी हाफ, तो जो कंसंट्रेशन होगा वो इनिशियल का हाफ हो जाएगा। हाफ खत्म हो चुका है और बचा हुआ अमाउंट जो होगा वो हाफ होगा। ये हाफ लाइफ निकालने के लिए दो चीज़ हमको ध्यान रखना है, टाइम को लेना है टी हाफ और एक्स को लेना है a/2, इनिशियल का हाफ को लेना है। ये दोनों वैल्यू उस इक्वेशन में बैठा दीजिए रेट कांस्टेंट वाले इक्वेशन में। तो जैसे ही आप जो है तो बैठाइएगा वैल्यू